नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आप लोगों के लिए जो है एक और स्पेशल जो है क्लास आ चुका है और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि ये क्लास 15 फरवरी यानी सेकंड सीटिंग में जो एग्जाम होगा उसके लिए जबरदस्त क्लास होने वाला है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस का जो है यहाँ पर आप लोग को जो है वायरल क्वेश्चन जो VBI प्रश्न है मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक काफी जो है स्पेशल क्लास है। ठीक है, आप सही बच्चे यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव बताया जाए वो उसको जो है बढ़िया से याद रखिएगा और सब्जेक्टिव जो बताया जाए वो भी आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो है दोनों आपका कंप्लीट जो है आपका सोल्यूशन दिया गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो हमारे पास जो मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताया गया था आप सही बच्चे को कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जो है पेड नोट्स के ऑप्शन पे आप लोग को जो है क्या मिलेगा, पेड नोट्स के ऑप्शन पे आप लोग को कंप्यूटर साइंस का जो है दिया गया है सारा डिटेल। ठीक है, उसमें ऑल चीज आपको मिल जाएगा, आपका जो है मॉडल सेट एंड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका नोट्स। ठीक है, आपका सिलेबस ऑल थिंग्स आपका वहां पर जो है अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो आप लोग एग्जाम लिया जाएगा वो C++ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप सही बच्चे बिल्कुल घबराएंगे नहीं, यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे आपके सिलेबस के अनुसार ही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं इस क्लास को और आप सही बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे फटाफट से लाइक कर देंगे, एक बार क्लास को शेयर जो है शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो है सवाल है आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि C++ में कौन सा डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, तो डेटा टाइप के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग अगर सब्जेक्टिव क्लास देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो आई बटन में आपका जो है लिंक मिल जाएगा ऊपर में, आप लोग जो है वहां से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए पहले नंबर सवाल का जवाब हम लोग क्या लगाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा रियल। रियल जो है ये हमारा सही उत्तर जो है हो जाएगा क्योंकि ये जो है डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है 2 नंबर में कि C++ में एक क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो हमारे पास अगर जो है प्राइवेट डेटा है और उसको एक्सेस करना होगा तो हम लोग कौन से जो है यहाँ पर क्लास का उपयोग करेंगे। तो हमारा जो है 2 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा फ्रेंड जो है फंक्शन का उपयोग करेंगे। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 3 नंबर में, कहता है कि C++ में न्यू ऑपरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो न्यू ऑपरेटर जो होता है वो हमारे किस काम में आता है प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये जो है मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है आपका जो न्यू होता है ना वो आपका यहाँ पर जवाब होना चाहिए कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए, मेमोरी जो हमारे सिस्टम में होता है उसको एलोकेट करता है। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वाला सवाल आपका यहाँ पर जो है 4th नंबर में कि C++ में पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करता है। जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो स्टोर क्या करता है हमारा। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर चारों में से जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर डेटा का एड्रेस। ठीक है, जो हमारा डेटा होता है उसका एड्रेस को ये जो है स्टोर करता है हमारा पॉइंटर वेरिएबल। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 5 नंबर में आता है कि C++ में सी आउट किसका उपयोग करता है। तो सी आउट जो है हमारा क्या उपयोग करेगा। तो प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का उपयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 6 नंबर में कि डिस्ट्रक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारा डिस्ट्रक्टर होता है आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या पर्पस है। तो हम लोग जवाब लगाएंगे यहाँ पर मेमोरी को रिलीज करना। मेमोरी को जो है क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। ठीक है, जो हमारे सिस्टम में मेमोरी होता है उसको रिलीज करेगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है, मतलब खाली करेगा, रिलीज का मतलब खाली करेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब लोग यहाँ पर 7 नंबर सवाल पे है कि C++ में एक क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जवाब लगाएंगे प्यारे बच्चे, राइट आंसर होगा अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होगा वो हमारा अनलिमिटेड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर 8 नंबर में आ चुका है, कहता है कि C++ में दिस पॉइंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो हमारा दिस पॉइंटर जो है वो किसके लिए उपयोग में लाया जाता है। आप लोग को बताते हैं कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो आप लोग जो है जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप सारे बच्चे बढ़िया से हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑब्जेक्ट का जो वर्तमान ऑब्जेक्ट होता है उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर दिस पॉइंटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो स्टोर द एड्रेस। ओके, तो यहाँ पर अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट होगा जो वर्तमान में होगा उसको एड्रेस को हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल यहाँ पर 9 नंबर में आ जाता है कि स्टैक किस प्रकार का डेटा संरचना है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा स्टैक है वो किस प्रकार का है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लगा देंगे ये जो है हमारा। ठीक है, ये आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा बोथ बी एंड सी आपका राइट आंसर। ये जो है लिफो एंड यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये जो है फीफो होगा। ठीक है, तो फिलो यहाँ पर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है फिलो का मतलब क्या हो गया सर, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट इन। ठीक है, फर्स्ट इन एंड यहाँ पर जो है लास्ट।
ठीक है, लास्ट आउट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका जो है फुल फॉर्म हो गया, आप लोग याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल 10 नंबर में कि कौन सा डेटा संरचना कुंजी मान यानी जो है की वैल्यू जोड़ी में डेटा संग्रहित करता है। तो यहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर हमारा होगा, ठीक है, उस डेटा स्ट्रक्चर में जो है स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स में जो है हमारा स्टोर जो है क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर 10 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे हैश टेबल को ये जो है स्टोर करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। ना नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 11 नंबर में, कहता है सवाल की सी प्लस प्लस में जो है डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर वो क्या होता है। यदि कोई स्पेसिफायर प्रदान नहीं किया जाता तो हमारे जो है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इफ नो स्पेसिफायर इज प्रोवाइडेड, तो यहाँ पर जो हमारा डिफॉल्ट एक्सेस जो है स्पेसिफायर जो होता है, अगर हम कोई भी स्पेसिफायर अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, तो हमारे पास एक जो है डिफॉल्ट एक्सेस जो है स्पेसिफायर होता है, तो वो हमारा क्या होता है, तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो प्राइवेट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब हमारा सही होगा। नाउ नेक्स्ट वाले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 12 नंबर में कि डेटा संरचना यानी डेटा स्ट्रक्चर में एक क्यू, ठीक है, क्यू किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें एक क्यू है और उस वो जो है कैसे काम करता है प्यारे बच्चों, तो 12 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए फीफो, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे जो है काम करता है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे क्यू में। ठीक है, चलिए अब अगला वाला सवाल आपके सामने ये रहा प्यारे बच्चों, आपका कहता है यहाँ पर सवाल की 13 नंबर में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस में एसिड गुणधर्म का क्या अर्थ है। ठीक है, एसिड के बारे में आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, एसिड मतलब वो हमारा जो है एसिड वाला वो चीज नहीं है, ठीक है, यानी जो है ये हमारा कौन सा, तो हमारा जो ये जो रसायन वाला चीज है ना वो नहीं है ये। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए व्हाट डज एसिड प्रॉपर्टी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस में हमारा जो है क्या होता है एसिड प्रॉपर्टी। आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर जो है एटोमिसिटी होगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक सेकेंड, यहाँ पर एटोमिसिटी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जवाब होना चाहिए, हाँ ओके ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, एटोमिसिटी होगा, कंसिस्टेंसी होगा, यहाँ पर आइसोलेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ पर इसके बारे में जो पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन किए थे और ये क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, तो पिछले वीडियो जो नहीं देखे आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ज्यादा मिनट का नहीं है, 20 मिनट का आपका जो है वीडियो है, आप लोग देख लेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 14 नंबर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम कम्युनिकेशन मीडियम वायरलेस नेटवर्किंग में उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा 14 नंबर सवाल पे ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर रेडियो वेव्स। ठीक है, तो हमारा जो है वायरलेस नेटवर्किंग का बात किया जाएगा तो उस टाइम हमारा जो है रेडियो वेव्स काम करेगा। ठीक है, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर इथरनेट केबल जो होता है, जैसे हमारे सिस्टम में जो है यहाँ पर लगता है। ठीक है, सिस्टम में जो है तार लगता है और वो तार का नाम ही ये है जो है केबल। केबल का नाम हमारा क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी तार हो गया वो हमारा केबल होता है, लेकिन यहाँ पर इथरनेट और फाइबर ऑप्टिक एंड कोएक्सियल, ठीक है, ये आपका जो है केबल का जो है प्रकार है और ये हमारे इंटरनेट को यानी जो है नेटवर्क को जो है कनेक्ट करने के लिए जो है काम में लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर पे आ चुका है आपका सवाल कि सी प्लस प्लस में वर्चुअल फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो हमारा वर्चुअल फंक्शन होता है वो किसके लिए काम में लाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्राप्त करने के लिए, टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वाले सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा प्यारे बच्चों 16 नंबर में, कहता है कि डेटा संरचना डेटा स्ट्रक्चर में बाइनरी सर्च ट्री यानी बाइनरी सर्च ट्री जो है उसका मुख्य गुण क्या होता है, मुख्य यहाँ पर जो है उसका क्या होगा, प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री को हम लोग बीएसटी भी बोलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म है ये, तो हमारा जवाब हो जाएगा क्या बाबू, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सभी नोट्स को क्रमबद्ध यानी सॉर्टेड रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑल नोट्स आर सॉर्टेड इन अ स्टोर्ड मैनर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों 17 में। सवाल ये कहता है कि डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, हमारे डेटाबेस में हमारा जो डेटाबेस है उसमें नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या जो है उसका प्रॉपर्टी होता है, उसका मेन जो है फंक्शन क्या होता है, मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर जवाब लगाएंगे डेटा रिपीटेशन। ठीक है, डेटा रिटेंडेंसी मतलब जो है रिपीट कर रहा है बार बार। जैसे हम यहाँ पर एक टेबल बनाए उसमें जो है यहाँ पर लिख दिए रानी कुमारी, यहाँ पर लिख दिए पल्लवी कुमारी, यहाँ पर लिख दिए क्या बाबू, यहाँ पर संजना कुमारी लिख दिए। ठीक है, या फिर हम लोग जो है अमन कुमार, संतोष कुमार या फिर कुछ भी लिख दिए। ठीक है, तो वो का जो है नाम यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और भी हमारे संतोष हो सकते हैं और भी हमारे जो है पल्लवी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर पूरा जो है डेटा हमारा आ जाएगा, तो उसको जो है डेटा रिटेंडेंसी को कम करने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन को। ठीक है, और यहाँ पर जो टू रिड्यूस डेटा रिटेंडेंसी आप लोगों को बता दिया, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आएगा 18 में कि संचार नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क में आईपी एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, आईपी के बारे में आप लोग को जो है बताए हुए हैं, थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया होगा, पिछले वीडियो में आप लोग को सारा चीज बताए हुए थे। ठीक है, तो 18 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके नेटवर्क डिवाइस को एक विशिष्ट जो है पता प्रदान करना, मतलब ये जो है हमारा आईपी क्या करता है, एड्रेस प्रदान करता है। ठीक है,
टू प्रोवाइड अ यूनिक एड्रेस टू नेटवर्क डिवाइसेस। जब हमारा नेटवर्क कनेक्ट होता है तो हमें जो है आईपी एड्रेस जो है प्रोवाइड होता है, जो हमारा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक आपको बताए थे कि मैक एड्रेस के बारे में बात करेंगे, आप लोग को बता दें ब्रीफली। तो ये जो है हमारा डिवाइस का एड्रेस होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन हमारा आईपी एड्रेस जो होता है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, जहां भी हम लोग जो है नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करेंगे वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जो है कनेक्ट करेंगे वो नया हमारे पास जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। ओके, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ जी, तो लिख देते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 19 नंबर में आता है, कहता है कि डीबीएमएस में एसिड का क्या मतलब है। देखिए अभी जस्ट बताए थे, यहाँ पर इस प्रकार से भी घुमा के भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग यहाँ पर आंसर लगा देंगे एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे, बढ़िया से ये याद रखने की चीज है। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो 20 नंबर में आता है कि एसक्यूएल में डेटा को पढ़ने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग जो है डेटा को पढ़ना चाहते हैं, हमारे जो है एसक्यूएल कमांड कौन सा यूज करेंगे ताकि हम लोग डेटा को पढ़ सके, तो यहाँ पर जो है 20 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर, सिलेक्ट का यूज करेंगे सर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आपके सामने 21 में कहता है कि डीबीएमएस में प्राथमिक कुंजी यानी प्राइमरी की जो होता है उसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, उसका जो है काम क्या होता है, तो सर जी इसका काम होता है तालिका में प्रत्येक पंक्ति को अद्वितीय रूप से पहचानना, मतलब यूनिकली, यानी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करना कि ईच रो में जो है हमारे टेबल जो बने हुए हैं उसमें ईच रो में किस तरह से जो है डेटा अरेंज है, और वो प्राइमरी की हमें ये बताता है कि यूनिक तरीके से जो ये जो है सजे हुए हैं, यूनिक तरीके से रखे हुए हमारे डेटा को रो में जो कि टेबल में रहता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वाले सवाल आपके सामने 22 नंबर में कि रिलेशनल डेटाबेस में एक टेबल को क्या कहा जाता है। जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है आप लोग को बताते हैं आरडीबीएमएस, है ना, आरडीबीएमएस के बारे में आप लोग जानते हैं। चलिए पिछले वीडियो में बताए थे आप लोग को, अगर नहीं पता तो इस वीडियो में भी आप लोग को बता देंगे थोड़ा बहुत। आप लोग को जो है अगर पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है वो। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 22 नंबर में सवाल आपका ये है और इसका जवाब हो जाएगा हमारा रिलेशन। ये क्या बताता है सर, रिलेशन बताता है। ठीक है, रिलेशन डेटा बेस में जो है एक टेबल को क्या कहा जाता है, तो रिलेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला जवाब, सॉरी बी वाला जवाब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 23 में कि एसक्यूएल में डिलीट हो गया और यहाँ पर जो है एक हमारे पास है ट्रंकेट के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है। डिलीट और जो है ट्रंकेट में हमारा अंतर क्या होता है एसक्यूएल में, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं और आप लोग को बताते हैं कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपका 23 नंबर सवाल, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो ज्यादा जो है बातें नहीं करेंगे, हम लोग फिलहाल जो है आंसर पे फोकस करते हैं। तो डिलीट कमांड को वापस लाया जा सकता है जबकि ट्रंकेट नहीं लाया जा सकता। ठीक है, डिलीट कैन बी जो है रोल बैक, हमारा जो डिलीट कमांड है वो रोल बैक हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ट्रंकेट जो होता है वो रोल बैक नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग को बताए थे रोल बैक का जो है प्रॉपर्टीज भी बताए थे कि हमारा जो है एसिड प्रॉपर्टी क्या करता है, वो रोल बैक का काम करता है। और उसमें हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जब वो ट्रांजेक्शन हमारे इंड से जो है वो जो है आपको बता देता है प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, या फिर जो है पूरा अच्छा से जो है ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये रोल बैक का प्रोसेस होता है, एसिड प्रॉपर्टी का प्रोसेस यहाँ पर काम होता है। और उसके बाद जो आपका पैसा जो है वो वापस आपके पास ही आ जाता है। ठीक है, आप लोग को ये कह दे कि आपके इंड से जो है पैसा कट गया, लेकिन उसके जो है दूसरे पास आप ट्रांजेक्शन किए उसके पास अगर पैसा नहीं गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पास पैसा चला गया। ठीक है, आपका पैसा बीच में ही फंस गया है, वो वापस जो है रोल बैक होकर के वापस आएगा। ठीक है, ये हमारा टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसमें जो है कोई भी आपका जो है ट्रांजेक्शन का जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही फ्रॉड होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल पे चलेंगे। ठीक है जी, काफी लोग इस चीज से जो है ना पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक नहीं होना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डेटा को पुनः प्राप्त यानी रिट्रीव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है एसक्यूएल कमांड का उपयोग करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर सवाल पे और इसका जवाब हो जाएंगे हमारे राइट आंसर सिलेक्ट। सिलेक्ट को जो है हम लोग क्या बोले थे कि अभी जो हम लोग डेटा को पढ़ने के लिए काम में लाते हैं, तो डेटा रिट्रीव करेंगे, तो रिट्रीव करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ना, हमारे जो है सिस्टम में तो दिखेगा ना स्क्रीन पे, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब अगला वाला सवाल आपका ये कहता है 25 में कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉर्मल फॉर्म नहीं है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म आपका नहीं है। नॉर्मल फॉर्म के बारे में आप लोग को बताए थे कि कौन कौन सा नॉर्मल फॉर्म होता है हमारा, तो 1NF हो जाता है, 2NF हो जाता है, 4.5 नहीं होगा, ये हमारा जो है यहाँ पर होना चाहिए। अगर 3 होता तो हम लोग सही कर देते, लेकिन हमारा जो है 4.5 NF नहीं होगा। BCNF के बारे में भी पढ़े हुए हैं, ये भी हमारा फॉर्म का जो है प्रकार है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चों 26 नंबर में, क्या स्टैक में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, जो स्टैक होता है उसमें हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं, आप लोग को
कई बार बता चुके हैं, तो आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। हमारा जो जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर स्टैक में जो हमारा नॉर्मल हमारा फंक्शन होता है, जो भी ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब है पुश एंड पॉप होता है। ठीक है, पुश होता है एंड यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ पर पॉप होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ पर जान चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वाले सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर 27 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टैक का एक एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमारा जो है स्टैक का नहीं होगा, वो कौन सा होगा, तो 27 का जवाब लगाइएगा आप लोग यहाँ पर जो है डेटा को सॉर्ट करना। ठीक है, डेटा का सॉर्ट करने का जो है ये हमारा स्टैक का काम नहीं है, स्टैक में जो है डेटा सॉर्ट नहीं होता, एप्लीकेशन आपका यहाँ पर ये है, ये डेटा सॉर्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वाले सवाल आपके सामने यहाँ पर 28 में आता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल, ठीक है, का मुख्य कार्य क्या होता है। आप लोग कई बार जो है सुने होंगे फायरवॉल आपके जो है सिस्टम में होता है। ठीक है, और ये जो है फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी में किस प्रकार का काम करता है, इसका जो मुख्य प्राइमरी जो फंक्शन होता है इसका, ये क्या करता है। तो 28 का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे, राइट आंसर ये होगा नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टरिंग नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आता है 29 नंबर में। सवाल ये कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। जो हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो कौन सा हमारा जो है महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे क्या करता है, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन करता है। तो एफटीपी, एचटीटीपी, ठीक है, या फिर एसएमटीपी, एचटीटीपीएस। यहाँ पर देखिए 29 का जवाब लगाइएगा आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर एचटीटीपीएस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एचटीटीपीएस का मतलब क्या होता है, एचटीटीपी का मतलब आप लोग को बताए थे हाइपर टेक्स्ट क्या, तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट कीजिए, आप लोग को बताए हुए ना, बिल्कुल पूरा नहीं बताएंगे, आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, और यहाँ पर एस लग गया, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी प्रदान करेगा, सिक्योर ट्रांसमिशन होगा, तो ये हमारा एचटीटीपीएस काम करेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आता है 30 नंबर में, कहता है कि वीपीएन, ठीक है, वीपीएन का उपयोग मुख्य रूप से जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो वीपीएन आप लोग जानते होंगे, कई बार आप लोग जो है यूज भी करते होंगे, आप लोग को जो है पता भी होगा कि वीपीएन का यूज किया जाता है। ठीक है, काफी लोग जो है गेम खेलते हैं, जो है हमारा फ्री फायर, पबजी, बहुत सारा जो है गेम खेला जाता है, और यहाँ पर जो है और भी ब्राउजर करने के लिए कहीं जो है जहाँ पर जो इलीगल ब्राउजर है, ठीक है, वो भी हम लोग यूज करते हैं, तब यहाँ पर वीपीएन का यूज आता है। ठीक है, प्राइमरी पर्पस जो होता है इसका क्या प्राइमरी पर्पस है, आप लोग यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन में से हम लोग यहाँ पर जो सही उत्तर लगाएंगे ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षित कनेक्शन देना। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ सिक्योर कनेक्शन थ्रू डेटा इनक्रिप्शन। जब हम लोग वीपीएन का यूज करते हैं ना, ठीक है, वीपीएन आप लोग यहाँ पर जो है यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है, हम लोग जो है हमारे जो नेटवर्क होते हैं पब्लिक नेटवर्क, उसमें जो है हम लोग दिखाई नहीं देते। ठीक है, हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क जो है हमारा बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 31 नंबर में कि संचार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसके कितना जो है प्रकार होता है, तो आप लोग को पता होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर, 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वाले सवाल आपके सामने यहाँ पर 32 में आता है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, वाईफाई का आप लोग जो है कई बार सुने होंगे कि वाईफाई दे दो, वाईफाई दे दो। ठीक है, वाईफाई लगवाया गया है ना, तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। एकदम प्यारा सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा और इसका जवाब लगाइएगा। वायरलेस जो है फिडेलिटी होता है। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल 33 नंबर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओएसआई मॉडल की परत नहीं है। ठीक है, ओएसआई मॉडल का परत जो है वो कौन सा नहीं है, आपका यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, सेशन, इंक्रिप्शन, यहाँ पे नेटवर्क। यहाँ पर 33 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन हम लोग यहाँ पर जो है ओएसआई मॉडल में कंसीडर नहीं करते हैं, हमारा जो है ट्रांसपोर्ट हो गया, सेशन हो गया, नेटवर्क हो जाता है, लेकिन हमारा इंक्रिप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। आप लोग को पता होगा कि ओएसआई मॉडल में जो है हमारा 7 लेयर होता है। ठीक है, 7 लेयर, एक सेकंड, हाँ जी हाँ, 7 लेयर हो जाता है, तो आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वाले सवाल आपके सामने यहाँ पर 34 में आता है कि एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है। देखिए अभी जस्ट आप लोग को बताए थे कि आप लोग को आंसर कीजिए, मैं आप लोग को यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी बता दे रहा हूँ। तो इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी, यहाँ पर जो एस लगेगा तब हम लोग जो है सिक्योरिटी लगा देंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ जो है ये सही कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल ये आपका यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कि टेलीफोन नेटवर्क किस प्रकार की स्विचिंग तकनीक का उपयोग करता है। तो यहाँ पर जो है आपका जवाब क्या होगा, तो 35 का जवाब होना चाहिए आप सही बच्चों का, यहाँ पर सर्किट स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग का यूज करता है हमारा जो है कौन, टेलीफोन नेटवर्क। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 36 में कि आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है। ठीक है, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है, तो 16 बिट, 32, 64 या फिर 128। आप लोग को बता दें इसका सही उत्तर होगा 32 बिट का होता है हमारा जो है आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस जो होता है
वो जो है 32 बीट का होता है। आप लोग को जो है मैक एड्रेस भी बताए थे, मैक एड्रेस, ठीक है। और ये मैक एड्रेस कितना बीट का होता है ये आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग जो है कमेंट करेंगे या मैं आप लोग को पिन भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में कि इसका जो है क्या होता है बीट। आगे देखिए 37 नंबर सवाल ये है कि ईमेल की प्रोटोकॉल आधारित है। ईमेल जो हमारा होता है, जैसे आप लोग जो है गूगल आप लोग यूज करते होंगे, क्रोम यूज करते होंगे, ठीक है। उसमें हमारा ईमेल एक एप्लीकेशन है और ईमेल को जो है यूज करना होता है। और ईमेल जो हमारा था कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए होता है। जब भी हमारा कोई मैसेज होता है तो आप लोग मेरे पास भी जो है ईमेल कर सकते हैं, आप लोग कहीं पे जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है ईमेल कर सकते हैं, बिहार बोर्ड या फिर कहीं पर भी जो आप लोग ईमेल कर सकते हैं, अपना जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपना लेटर भेज सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो हम लोग यहाँ पर 37 में जो यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एसएमटीपी, ठीक है। एसएमटीपी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर है, ठीक है। इसका हम लोग जो है सब्जेक्टिव में इसका पूरा फुल फॉर्म हम लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका यहाँ पर 38 नंबर में कि डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है। डीएनएस का मतलब आप लोग जानते हैं, हमारा जो है डीएनएस होता है, डीएनएस जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, ये हमारे नेटवर्क से रिलेटेड होता है। तो प्यारे बच्चों 38 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डीएनएस हमारा जो डोमेन होता है, डोमेन हमारा जो होता है, प्यारे बच्चों आपको बता दें कि हमारे जो है डोमेन, जैसे आप लोग फॉर स्टडी पावर जानते हैं, ठीक है, फॉर स्टडी पावर, आप लोग यहाँ पर जो है फॉर स्टडी पावर यूट्यूब चैनल नाम है यहाँ पर। और ये जो है हमारा www. ठीक है, www. जो है forstudypower.com, ठीक है, बीच में जो है आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डोमेन नेम है, क्लियर। अब इसी का जो है डीएनएस होता है, और डीएनएस होता है वो हमारा एक तरह से एड्रेस होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 39 नंबर में कि लैन का पूरा नाम क्या होता है। लैन के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क कहां पर है जी, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। हमारा वैन भी होता है सर जी, बिल्कुल वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, मैन भी होता है ना जी। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 40 नंबर सवाल ये है कि ब्लूटूथ का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। ब्लूटूथ का उपयोग आप लोग करते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ का मतलब ये नहीं समझ लेना जो कान में लगाते हैं जी, ठीक है, वो कान वाला ब्लूटूथ नहीं है, वो ईयरबड है, ठीक है। और यहाँ पर ईयरफोन उसको बोला जाता है, ठीक है, ईयरफोन बोला जाता है जो वायर वाला होता है, और ईयरबड उसे बोला जाता है जो वायर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्लूटूथ आपके जो है सिस्टम आपके मोबाइल पे होता है, उसको जब ऑन करते हैं तब हमारे जो है यहाँ पर कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, हम लोग एक डिवाइस को दूसरे जो है डिवाइस से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है 40 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा वायरलेस डेटा ट्रांसफर, ठीक है, ये वायरलेस डेटा ट्रांसफर आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे यहाँ पर, क्लियर। आप लोग को यहाँ पर जो है 40 क्वेश्चन पूरा टोटल में आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, एमसीक्यू आप लोग का कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग का जो है सब्जेक्टिव क्लास चलेगा, तो आप लोग यहाँ पर देखिए इसी क्लास में आपका सब्जेक्टिव है। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव जो क्लास करेंगे वो C++ से, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस एंड कम्युनिकेशन से रहेगा, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो है C++ में ओवरलोडिंग क्या होता है, आप लोग को बताया मैं, फिर भी मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ, उदाहरण सहित समझाना है आपको यहाँ पर। तो देखिए व्हाट इज ओवरलोडिंग इन C++, ठीक है, सॉरी ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग जो होता है, ओवरलोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन या ऑपरेटर विभिन्न कार्यों के लिए जो उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका नाम है, ठीक है, आपका जो है घर, आप जो है यहाँ पर बड़े भाई हैं या फिर छोटे भाई हैं, या फिर जो है आप बड़े बहन है या फिर छोटे भाई बहन है, या फिर जो है बीच में है, ठीक है। आपको जो है काम दिया गया स्कूल जाओ, ठीक है, सब्जी लाओ, या फिर ये जो है आप वहां पर उसको पैसा दे के आओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ही नाम है लेकिन यहाँ पर काम अलग अलग है जी, ठीक है। एक ही नाम के एक से अधिक जो है फंक्शन होगा और ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी काम करता है व्हाट ओवरलोडिंग जो हमारा C++ में होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल आप लोग जो है देख लीजिएगा, इसका पूरा पीडीएफ में आप लोग को जो है ऐप पर अवेलेबल करवा दिया हूँ। सारे बच्चे जो है ऐप पर, जितने भी बच्चे हैं आप लोग को पहले मिल जाएगा, और जो बच्चे जो है ऐप पर नहीं है, ठीक है, 4 क्लास फिलर हमारा जो है ऐप का नाम है, ठीक है। तो आप सही बच्चे जो है जाकर के ले सकते हैं, आप लोग को जो है सारा चीज मिल जाएगा यहाँ पर, ये पीडीएफ वगैरह सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बाबू ये जो है बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो आप सही बच्चे जो है इस चीज को वहीं पर जो है ऐप पे ही अवेलेबल करवाया गया है, तो आप सही बच्चे वहां पर जाकर के जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। आप लोग को इसमें हेल्प चाहिए तो प्यारे बच्चों आपको नंबर दिया गया है 7667671300, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल पे आइए, डेटा संरचना, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके प्रकार बताइए, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो क्या होता है, डेटा संरचना एक ऐसी विधि है जो डेटा को इस तरह संगठित और जो है संग्रहित करने में मदद करती है जिससे उस पर प्रभावी ढंग से संचालन किया जा सके। मतलब हमारे जो है एक तरह से ये जो है ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जा रहा है कि एक डेटा स्ट्रक्चर जो होगा वो एक तरह से मेथड है जो कि यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज एंड स्टोर करने के लिए, किसको, तो डेटा को स्टोर करने के लिए। और ये हमारे जो है ये मुझे अलाउ करता है, ठीक है, कि इफिशिएंटली वे में जो है हमारा
क्या हो, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाए एंड यहाँ पर इसे जो है हम लोग अच्छे तरीके से इफिशियंट वे में एकदम कोई भी एरर ना हो करके जो है एक्सेस कर पाए डेटा को एंड उसका जो है मॉडिफिकेशन भी कर पाए जब जरूरत पड़ेगा तब। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 2 लाइन में सारा चीज समझा दिया गया है। इससे आप लोग काफी मदद जो है आप लोग को मिलेगा इससे। ठीक है, आई होप कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ये आप यहाँ पर देखिए टाइप आपको यहाँ पर बताया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपका एरे हो गया, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, ये हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका ट्री होगा। ठीक है, ट्री आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और ग्राफ आपका यहाँ पर है। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो है 2 टाइप बता दिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2 आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर तीसरा नंबर पे आइए कि एसक्यूएल में ज्वाइन, ठीक है, का क्या होता है, ज्वाइन जो होता है वो क्या होता है, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वाइन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग 2 या अधिक तालिकाओं यानी जो है टेबल को उनके संबंधित कॉलम के आधार पर जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये ज्वाइन का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जोड़ने वाला काम करेगा। तो यहाँ पर जो है ज्वाइन इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू कंबाइन 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स। ठीक है, रिलेटेड कॉलम्स रहेगा, जैसे आपका नाम पल्लवी है या फिर आपका नाम जो है साक्षी है, आपका नाम राखी है या फिर आपका नाम जो है संगीता है। ठीक है, आपसे रिलेटेड यहाँ पर जो भी डिटेल रहेगा उसको जो एक टेबल में रखना पड़ेगा ना, तो उसको कंबाइन करने के लिए हम लोग ज्वाइन का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके यहाँ पर जो है हमारे टाइप्स हैं ज्वाइन का। ज्वाइन इन एसक्यूएल में जो है हमारा टाइप होगा इनर ज्वाइन होगा। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन होगा, राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन। ठीक है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनर ज्वाइन में लिखा हुआ कि केवल उन रिकॉर्ड्स को जोड़ता है जो दोनों तालिकाओं में मेल खाते हैं। ठीक है, इनर ज्वाइन जो होगा जो दोनों तालिकाओं में दोनों टेबल में मैच करेगा उसी को जोड़ेगा ये। लेफ्ट ज्वाइन ये करता है कि बाईं तालिका के सभी, ठीक है, लेफ्ट वाला जो तालिका होगा सभी रिकॉर्ड्स और दाईं तालिका से मेल खाने वाले रिकॉर्ड्स को देता है। ठीक है, यहाँ पर जो है बाईं तालिका से और रिकॉर्ड्स को ये जो है और दाईं तालिका से मेल खाने वाले जो रिकॉर्ड्स होंगे उसको ये जो है देगा। और यहाँ पर राइट ज्वाइन होगा, वो दाईं तालिका से सभी रिकॉर्ड्स को और बाईं तालिका से मेल खाने वाले जो है रिकॉर्ड्स को यहाँ पर जो है इसको जोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दाईं का मतलब होता है राइट, ध्यान दीजिएगा। तो ये राइट तालिका के सभी रिकॉर्ड्स को जो है बाईं तालिका से मेल खाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रिकॉर्ड आपको देगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर नाम से भी देख सकते हैं, नाम में ही काम आपका यहाँ पर छिपा हुआ। फिर उसके बाद देखिए फुल ज्वाइन दोनों तालिकाओं के सभी रिकॉर्ड्स को शामिल करेगा ये। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वाले सवाल पे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर सवाल ये है कि स्टैक और क्यू में क्या अंतर है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। आप लोग को स्टैक के बारे में पता है, आपको क्यू के बारे में भी पता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारा जो है ये आपको पता होगा कि लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट का अनुसरण करता है हमारा स्टैक एंड यहाँ पर तत्वों को पुश करेगा और पॉप करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, द्वारा जो है यहाँ पर प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, तो स्टैक में हमारा जो है जो हमारा ऑपरेशन होगा वो पुश एंड पॉप का होगा, लेकिन हमारा क्यू जो है ये क्या कहता है कि हमारा फीफो है। ठीक है, फीफो हमारा जो है अनुसरण करेगा, ये फीफो के अकॉर्डिंग काम करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो पहले आएगा वो बाहर जो है पहले जाएगा। ठीक है, जैसे जो पहले आएगा हमारे पास उसको जो है पहले यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, जो बाद में आएगा उसे बाद में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्यू का जो है क्या है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर जान चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए तत्वों को जो है यहाँ पर इन क्यू या फिर डी क्यूज की मदद से हम लोग यहाँ पर इसका जो है ऑपरेशन करते हैं हमारा क्यू में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे देखिए हमारे जो है एक और हमारा जो है लाइन है, यह बैक ट्रैकिंग और रिवर्सिंग के लिए जो है उपयोग किया जाता है। जो बैक ट्रैकिंग होता है और रिवर्सिंग जो होता है, रिवर्स करना, उसमें ये काम आता है। जो पुश और पॉप हमारा जो ऑपरेशन होता है उसमें जो स्टैक का काम में आता है। ठीक है, क्यू का बात करें तो यह प्रोसेस शेड्यूलिंग और अनुरोध प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। जो प्रोसेस शेड्यूल किया जाता है, जैसे आपको यहाँ पर जो है कंप्यूटर पे काम करना है कि मेरा काम जो है वर्ड पे भी होना चाहिए, मेरा काम एक्सेल पे भी होना चाहिए, तो ये जो हमारा कंप्यूटर है ये जो है यहाँ पर एक तरह से एक शेड्यूल लगा देगा कि पहले जो वर्ड वाला काम करना होगा, फिर यहाँ पर जो है हमें पीपीटी यानी जो है हमारा जो पीपीटी या फिर एक्सेल में काम कर रहे हैं वो होगा। ठीक है, एक टाइम पे हमारा नहीं होगा, यहाँ पर जो है शेड्यूलिंग होगा और उसका जो है एक एक करके जो है यहाँ पर टाइम्स जो है स्लॉट यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट सवाल है जो है 5th नंबर में सवाल ये है कि C++ में डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत सुने होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता को केवल आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। जो आवश्यक जानकारी होती है, जो जरूरी होती है, वो यहाँ पर जानकारी दी जाती है और आंतरिक विवरण छिपाए जाते हैं। जो कि हमारा जैसे मान के चलिए आप लोग पूरा जो है कोड लिख दिए, ठीक है, कोड लिख दिए एकदम पूरा जो है बड़ा सा कोड लिख दिए, लेकिन जो है हमें यूजर को दिखाना है एकदम छोटा सा कोड जो कि यहाँ पर जो है उसके लिए काम का है। ठीक है, हम लोग अगर डेवलपर हैं तो हम लोग डेवलपर का जो है एंड पे जितने भी कोड होते हैं वो हम लोग यूजर को तो नहीं दिखाते ना, तो यहाँ पर यूजर को वही चीज चाहिए जो उसको जरूरत है। तो यहाँ पर इसी काम के लिए जो डेटा
एब्स्ट्रैक्शन का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी आपको बताया गया है, यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, तो ये आप लोग उदाहरण देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए हमारा 6 नंबर सवाल है कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में अंतर क्या है, अभी जस्ट बताए थे, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार समझ लीजिए कि डेटा को फाइल सिस्टम में संग्रहित करता है, और यहाँ पर आरडीबीएमएस जो होता है वो डेटा को तालिकाओं यानी टेबल्स के रूप में जो है संग्रहित करता है। ठीक है, इसका जो है कोई आपका यहाँ पर टेबल फॉर्म में डीबीएमएस जो है नहीं रहता। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मेजर यहाँ पर जो पॉइंट है। अब यहाँ पर कोई संबंध रिलेशनशिप परिभाषित नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है, हमारा डीबीएमएस में, लेकिन तालिकाओं के बीच संबंध रिलेशनशिप परिभाषित होता है आरडीबीएमएस में। ठीक है, डेटा को जो है पुनः प्राप्त करने के लिए जो है गति धीमी होती है। डीबीएमएस में जो है फास्टली डेटा को रिट्रीव नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर जो है आरडीबीएमएस जो होता है डेटा को पुनः प्राप्त जो है करने की गति जो है तेज होती है। इसमें जो है एकदम फास्टली डेटा को जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर अगले वाले सवाल पे। 7 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल क्या है। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें प्रोटोकॉल क्या करता है, तो देखिए प्रोटोकॉल आखिर क्या होता है, ये भी हमारा सवाल आ चुका है। तो प्रोटोकॉल एक तरह से नियम है और ये मानक है एक समूह का। ठीक है, एक समूह है जो नेटवर्क को डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। मतलब हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे आपको यहाँ पर मैं मैसेज किया हूं कि हाय, आपका जो है एप्लीकेशन पे डेटा जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, डेटा को यहाँ पर जो है अपलोड कर दिया गया, तो आपके पास क्या गया, मैसेज गया ना, तो इसको कंट्रोल करने वाले जो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं वही होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल जो है इसको आप तक पहुंचाने वाले जो मैसेज होते हैं। ठीक है, आप तक मैं यहां से मैसेज किया, आप तक एकदम सक्सेसफुली आप तक पहुंच गया मैसेज, तो ये हमारा क्या है, एक नियम के थ्रू जो है ये जाता है। ठीक है, इसमें जो है कोई नियम भंग नहीं होगा, अगर नियम भंग हो गया तो ये हमारा जो है मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोटोकॉल का काम होता है। आगे देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप लोग देखिए टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, आप लोग को बताए थे कि हम लोग जो आगे इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे। तो टीसीपी या फिर आईपी इनपुट कम्युनिकेशन के लिए जो है यहाँ पर इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए जो यहाँ पर यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका चलिए ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका यहाँ पर जो है टीसीपी का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जो है इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए जो है इसको यूज किया जाता है, और एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस का बात करें तो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर जब भी वेबसाइट ओपन करते होंगे तो यहाँ पर जो है आपका लिंक जनरेट होकर के ऊपर में आता होगा, उसमें लिखा हुआ रहता होगा एचटीटीपीएस। ठीक है, इस तरह से आपका आता है, और यहाँ पर जो है हमारा वेबसाइट का डोमेन नेम है वो आ जाएगा, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पोस्ट है उसका यहाँ पर लिंक आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारा एचटीटीपीएस वेब ब्राउजिंग के लिए जो है काम में आता है। एसएमटीपी हो गया, पीओपी3 हो गया, आईएमएफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर आई मैप इसको बोलते हैं हम लोग। तो ईमेल ट्रांसमिशन के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, एफटीपी जो है हमारा है ये फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर जो है सारी चीज को समझ गए, प्रोटोकॉल आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आप आईपी एड्रेस के बारे में आप लोग समझ गए थे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि आईपी एड्रेस जो है हमारा नेटवर्क के थ्रू जो है यहाँ पर प्रदान किया जाता है, जो हमारा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में ये क्या करता है, तो देखिए आईपी एड्रेस एक अद्वितीय संख्या होती है जो इंटरनेट या नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस की पहचान के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक डिवाइस जो होगा हमारा आईपी एड्रेस से पता चलेगा कि वो कहां पर है, कहां जो है वो डिवाइस कौन सा है। ठीक है, ये सारा चीज यहाँ पर जानकारी मिलता है। एन आईपी एड्रेस इज यूनिक नंबर असाइंड टू ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट और नेटवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए आईपी एड्रेस को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हर एक डिवाइस के लिए अलग रहेगा। ठीक है, सेम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए सेम मोबाइल रहेगा, यहाँ पर कहते हैं ना सेम बट डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट रहेगा यहाँ पर आईपी एड्रेस। सेम मोबाइल, यहाँ पर ओप्पो का आपके पास मोबाइल है तो ओप्पो का मोबाइल दूसरे आपके फ्रेंड के पास भी है, लेकिन आपका मैक जो आईपी एड्रेस होगा वो अलग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर देखिए आईपी एड्रेस के बारे में आप लोग को बताए थे, थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि IPv4 जो है आपका यहाँ पर 32 बिट का एड्रेस होता है। इसमें एग्जाम्पल देखिए इस प्रकार का जो है आईपी एड्रेस आपका यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो है आपका आईपी एड्रेस है। ठीक है, 192.168.1.1। ठीक है, ये आपका आईपी एड्रेस है जो कि 32 बिट का है IPv4। और यहाँ पर ये टाइप्स है, आईपी एड्रेस का टाइप है IPv6। यहाँ पर 128 बिट का एड्रेस ये होता है, ये हमारा न्यू टेक्नोलॉजी है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए न्यू टेक्नोलॉजी में इस प्रकार का जो है आईपी एड्रेस यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, IPv6 और IPv4 क्लियर, आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए हमारा जो है 9 नंबर में कहता है कि सिंगल लिंक्ड लिस्ट और डबल लिंक्ड लिस्ट में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं आपका सिंगली लिंक्ड लिस्ट, और यहाँ पर डबली लिंक्ड लिस्ट जो है इसका जो है मतलब क्या होता है और इसका अंतर क्या होता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। यहाँ पर जो है हमारा एक तरफ जो है हमारा सिंगली है और यहाँ पर जो है
एक तरफ डबली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगल वाला हो गया और यहाँ पर जो है डबल वाला हो गया, ये डबल सिंगल जो है लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पर देखिए सिंगल जो है लिंक्ड लिस्ट होता है उसमें प्रत्येक नोड में केवल अकेले अगले नोड का पता होता है, ठीक है। जो प्रत्येक नोड होगा उसके बारे में जो है अगला नोड क्या होने वाला है ये उसका जो है एड्रेस मालूम होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो डबल वाला होगा प्रत्येक नोड में पिछले और अगले दोनों नोड का पता होगा, जैसे यहाँ पर ये है और यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो नोड हमारा है ये जो है पीछे वाले का एड्रेस भी पता रखेगा और यहाँ पर आगे वाला का भी पता रखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा सिंगल में होगा केवल एक का रखेगा, ठीक है। ये जो है ये पीछे वाला का नहीं रखेगा, ये आगे वाला का केवल रखेगा, ठीक है। पीछे की ओर बैकवर्ड ट्रैवर्सल संभव नहीं है, ये पीछे नहीं जा सकता है, ठीक है। ये पीछे जो है ट्रैवर्सल नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो है पीछे की ओर बैकवर्ड ट्रैवर्सल भी संभव है, क्योंकि इसके पास जो है दोनों एड्रेस है, पीछे वाला का भी एड्रेस है और यहाँ पर आगे वाला का भी एड्रेस इसके पास होता है, ठीक है। मेमोरी उपयोग कम करता है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल लिंक्ड लिस्ट जो होता है वहां पर मेमोरी कम का जो है उपयोग करेगा और अधिक मेमोरी उपयोग करेगा हमारा ये वाला जो है डबल लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। क्योंकि ये जो है काम करता है पीछे भी और आगे भी काम कर लेता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो आप लोग को सारे चीज का जो है एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, एकदम बढ़िया से ध्यान से समझ रहे होंगे तो आप लोग को जो एग्जाम में जो प्रश्न आएगा आप लोग बढ़िया से बना सकते हैं, बिल्कुल इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। आगे देखिए संचार के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो है यहाँ पर आपको बताना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर देखिए संचार मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है 3 प्रकार का होता है, तो आप लोग को बताए हुए थे, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए इसके बारे में और भी जान लीजिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए सिंप्लेक्स हमारा होगा, फिर हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ठीक है। ये हमारा कम्युनिकेशन का मेनली 3 टाइप्स है। अब यहाँ पर देखिए डेटा केवल एक दिशा में जाता है, ठीक है, वन डायरेक्शनल होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो टीवी ब्रॉडकास्ट, आप लोग का जो टीवी होता है उसमें जो भी टीवी जो भी आप लोग को जो बताया जाता है वो आप लोग का एक डायरेक्शनल के लिए ही होता है, ठीक है। आप वहां से जो है आप उधर आप अपने एंड से जो है उसको कुछ भी फीड नहीं कर सकते, उसको कुछ भी जो है दे नहीं सकते, उसको कुछ भी जो है बता नहीं सकते, ठीक है। टीवी ब्रॉडकास्ट जो होता है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें हाफ डुप्लेक्स, इसमें क्या होता है कि डेटा दोनों दिशाओं में जाता है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर जो है जाएगा यहाँ पर डेटा, लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में जाएगा, ठीक है। वन टाइम में वन जो है यहाँ पर जो है एक दिशा में जाएगा, फिर यहाँ पर जो है सेकंड टाइम में जो है दूसरे वाला जो है यहाँ पर जाएगा। जैसे वॉकी टॉकी का एग्जांपल हम लोग लिए थे भी, ठीक है, जिसमें हम लोग एक टाइम पे अगर बोलेंगे तो दूसरे व्यक्ति सुनेंगे और वहां पर हम फिर चुप रहेंगे और दूसरे व्यक्ति बात करेंगे तो हम जो है यहाँ पर सुन पाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। फुल डुप्लेक्स का बात करें तो डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ जो है जाता है, जैसे टेलीफोन, आपका मोबाइल, ठीक है। ये सब क्या हो गया, जब हम लोग बात करते हैं तो दोनों तरफ से आवाज एक ही टाइम पे आता है ना, तो इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स, ठीक है। दोनों दिशाओं में सेम टाइम पे हमारा जो है यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए छोटा छोटा चीज आपको बता रहे हैं, काफी काम का चीज है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे पास और भी हमारे सवाल हैं जो कि टॉप 10 और सवाल हैं आपके यहाँ पर, जिसमें वीवीआई सब्जेक्ट जो कि नेटवर्क डिवाइस से रिलेटेड है और नेटवर्क प्रोटोकॉल से रिलेटेड है और नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, उनके और प्रकार भी जान लेते हैं। तो नेटवर्क डिवाइस हमारा होगा वो क्या है कि नेटवर्क डिवाइस वे हार्डवेयर उपकरण है जो नेटवर्क में डेटा संचार को जो है बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कैपेबल बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नेटवर्क डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट, ठीक है। ये हार्डवेयर कंपोनेंट है, डिवाइस यहाँ पर हार्डवेयर कंपोनेंट होगा दैट इनेबल डेटा कम्युनिकेशन विद इन अ नेटवर्क, ठीक है। डेटा जो है कम्युनिकेशन को इनेबल करता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर जो इसका प्रकार के बारे में जान लीजिए। तो आप लोग को ये सब चीजें जो है बताए हुए हैं पहले भी, लेकिन आप लोग फिर से जान लीजिए। राउटर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और डेटा पैकेट को सही मार्ग पर भेजता है, ठीक है। सही दिशा में भेजेगा डेटा पैकेट को, जो हमारा डेटा रहेगा उसको राउटर जो है वो क्या करता है आपस में नेटवर्क को जोड़ेगा और डेटा को जो है सही दिशा में भेजेगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है कि स्विच, ठीक है। स्विच के बारे में सुने होंगे, ये हमारा क्या है, नेटवर्क के विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर को नियंत्रित करता है, ये कंट्रोल करता है। हमारे जो है बहुत सारा जो है नेटवर्क के उपकरण जो होंगे उसमें ये कनेक्ट होकर के ये जो है डेटा को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। हब हमारा होता है, हब जो है डेटा को सभी कनेक्टेड डिवाइस में प्रसारित करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये हब है और यहाँ पर जो है बहुत सारे हमारे जो है नेटवर्क जो है एस्टेब्लिश है। यहाँ पर देखिए हमारे पास डिवाइसेस यहाँ पर जो है कंप्यूटर डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है और यहाँ पर हब के थ्रू जो है ये क्या करेगा, सभी जो है डिवाइसेस में जो है ये कम्युनिकेशन को जो एस्टैब्लिश करेगा और डेटा को ट्रांसफर करेगा। मॉडेम आप लोग जानते होंगे, मॉडेम जो है डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में जो है और इसके विपरीत परिवर्तित करता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल में ये जो है परिवर्तित करता है मॉडेम जो हमारा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट जो है ये क्या करता है कि वायरलेस नेटवर्क को सक्षम बनाता है, ठीक है। जो वायरलेस नेटवर्क हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है कि वो जो हमारा नेटवर्क को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, ठीक है। वो जो है और भी जैसे आप लोग अगर मोबाइल सिम के जो है आप लोग देखेंगे, मोबाइल आप लोग अपना डिवाइस उसमें जो है सिम सेटिंग में जाते होंगे तो वहां पर एक एक्सेस पॉइंट का एक सेटिंग होता है, ठीक है। उसको अगर ऑफ कर दीजिएगा तो आपके जो है मोबाइल पे नेटवर्क ही नहीं आएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा, ठीक है। उसको ऑन करेंगे तो
आप उसके बाद जो आपके सामने क्या होगा, नेटवर्क आ जाएगा और आप फिर बात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क को जो है बनाए रखने के लिए काम में आता है। चलिए आगे देखते हैं, सवाल हमारे पास जो है 2 नंबर में ये कहता है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है और इसके प्रकार क्या होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल संचार के लिए बनाए गए नियमों का एक समूह होता है जो नेटवर्क को डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन, जो डेटा ट्रांसमिशन होगा उसको नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बात करें तो टीसीपी आईपी आप लोग को बताते हैं इंटरनेट संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यहाँ पर आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आपको जो है फुल फॉर्म भी पता चल गया और इसका काम क्या है ये भी पता चल गया। देखिए दूसरा है यहाँ पर एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस, यहाँ पर इसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी या फिर सिक्योर बोल सकते हैं, सिक्योर, ये वेब ब्राउजिंग में काम में आता है। एफटीपी हमारा होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग में लाया जाएगा। और उसके बाद जो है फोर्थ हमारा है एसएमटीपी पीओपी 3 आईमैक, जो कि ईमेल प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, और इसको जो है हम लोग ईमेल संचार के लिए जो है उपयोग में लाते हैं। ओके, नाउ हमारा जो है 5th नंबर में ये आता है, हमारा क्या आता है, डीएनएस। ठीक है, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना। ठीक है, जो डोमेन नेम है हमारा, ठीक है, जैसे अभी आप लोग को बताया फॉर स्टडी पावर हमारा जो है डोमेन का नाम है और उसका जो आईपी एड्रेस को प्रदान करेगा ये डीएनएस। ओके, नाउ हमारे पास 3 नंबर सवाल की नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, इसके प्रमुख उपाय बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्सप्लेन इट्स की जो है मेजर्स, आपको ये बताना है कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है और इसके बारे में आपको बताना है और भी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी उन नीतियों या तकनीकों का एक समूह है जो नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत उपयोग, हमलों और साइबर खतरों से जो है बचाते हैं। मतलब ये हो गया कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ सेट ऑफ पॉलिसी। ठीक है, ये हमारे पास नियम है और ये टेक्निक है, डिजाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे बाबू, तो डेटा। ठीक है, डेटा फ्रॉम द डेटा को प्रोटेक्ट करने लिए प्रोटेक्ट करेगा ये अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक्स और साइबर थ्रेट्स। ठीक है, ओके, नाउ इसका जो है हमारा की मेजर्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी जो होता है ये क्या क्या प्रदान करेगा हमें, तो इन फायरवॉल यहाँ पर जो प्रदान करेगा, फायरवॉल सिक्योरिटी देगा जिसमें नेटवर्क को अवांछित ट्रैफिक को रोकेगा। ठीक है, मतलब अनलिमिटेड यहाँ पर अगर ट्रैफिक आ गया तो उसको जो है रोक देगा ये। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिल्टर करेगा उसे। इंक्रिप्शन यहाँ पर हो गया, डेटा को सुरक्षित करने के लिए जो है सुरक्षित रूप में एनकोड करता है। ठीक है, इंक्रिप्शन यहाँ पर जब भी हमारा जो है क्या होगा कि आप लोग जो हाई लिखते हैं मेरे पास, ठीक है, या फिर जो है मैं आप लोग को जो है डेटा को मतलब आपका जो है मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, तब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हमारा डेटा जो है यहाँ पर टाइप होता है तो वो इनक्रिप्ट होकर के आपके पास जाता है और फिर आपके पास डिक्रिप्ट होकर के आपको दिखता है कि क्या मैसेज आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वायरस और मैलवेयर से सुरक्षा प्रदान करेगा ये आपको यहाँ पर। ठीक है, अब ये आगे देखिए यहाँ पर जो है एक्सेस कंट्रोल हमारा होता है, तो एक्सेस कंट्रोल जो है वो केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करता है। मतलब जो हमारे लिए ऑथराइज्ड पर्सन है उसी को जो है ये क्या करेगा, एक्सेस देगा। ठीक है, जैसे हमारा जो है सिस्टम में एक जो है पासवर्ड लगा होता है, अगर पासवर्ड नहीं बताएंगे तो ये हमें एक्सेस देगा, नहीं देगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल जो है काम करेगा। अब वीपीएन के बारे में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म, और इसको जो है सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करने के लिए जो है काम में लिया जाता है। वो हमारा जो है सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क की तरह काम करता है। ठीक है, ओके, ये प्राइवेट नेटवर्क आप लोग देख पा रहे होंगे, नाम में ही छिपा हुआ है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल के बारे में थोड़ा सा भी समझे। अब इसके जो है कैसे यह जो है कैसे काम करता है इसके बारे में समझिए। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क में आने और जाने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करती है और अवांछित एक्सेस को रोकती है। मतलब जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकेगा ये। ठीक है, अब फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, सो यहाँ पर अगले वाले जो है हमारे पास हाउ फायरवॉल वर्क्स, ये हमारा जो है पॉइंट है। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। डेटा पैकेट्स को फिल्टर करता है और नियमों के आधार पर उन्हें जो अनुमति देता है या रोकता है। ठीक है, उसे जो फिल्टर करेगा एंड ये बताएगा कि ये जो है जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा। यहाँ पर देखिए नेटवर्क को बाहरी खतरों और जैसे कि हैकर्स या फिर वायरस से बचाता है। ठीक है, नेटवर्क को जो है बाहरी खतरों से भी बचाता है। और तीसरा यहाँ पर ये कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूपों में उपलब्ध होता है। ठीक है, जो फायरवॉल होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूपों में उपलब्ध होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 नंबर सवाल की वीपीएन क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, वीपीएन के बारे में आप लोग को बताए थे। प्राइवेट जो है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है जिससे उपयोगकर्ता निजी रूप से जो है इंटरनेट ब्राउजर कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताए डेटा सुरक्षित रह सकता है आपका। ठीक है, डेटा को जैसे आप लोग यहाँ पर जो है पब्लिक ब्राउजर में जाते हैं तो वहां पर जो आपका डेटा जैसे आपका नाम ईमेल वगैरह जो है आपका वहां पर पब्लिकली जो है शो होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वीपीएन लगाने के बाद ये शो नहीं होता, ये जो है आपका पूरा प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखिए आप लोग का वीपीएन
VPN का यूज जो है डेटा इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है, उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक वाईफाई पर जो है सुरक्षा के लिए, ठीक है, साइबर हमलों से बचने के लिए, और यहाँ पर जियो रिस्ट्रिक्टेड कंस्टेंट एक्सेस करने के लिए, यानी क्षेत्रीय प्रतिबंधित जो है को बाईपास करने के लिए, जैसे यहाँ पर जो है किसी पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है एक्सेस करने के लिए जो है यहाँ पर काम में लाया जाता है VPN। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला देखिए, अगले वाले प्रश्न आपके सामने 6 नंबर में कि नेटवर्क में साइबर हमलों यानी साइबर अटैक के प्रकार क्या है। तो चलिए यहाँ पर साइबर हमले वे दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां हैं, ठीक है, जो डेटा चोरी करने, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और अवैध रूप से नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जो है की जाती है, जो कि हमारा साइबर अटैक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, साइबर अटैक्स आर मैलिशियस एक्टिविटीज इंटेंडेड टू स्टील डेटा, ठीक है, चुराने के लिए, डैमेज करने के लिए हमारा सिस्टम, और अनऑथराइज्ड जो है नेटवर्क एक्सेस को जो है प्राप्त करने के लिए ये जो है साइबर अटैक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा टाइप्स ऑफ साइबर अटैक के बारे में बात करें तो इसका जो है एक फिशिंग है, आपका नकली ईमेल या फिर वेबसाइट के माध्यम से जो है डेटा को चोरी कर देना, है ना। फिशिंग के माध्यम से आप लोग जो है यहाँ पर जैसे आपके पास कोई ईमेल आया, कोई भी जो है आपके पास मैसेज आया, उस पर क्लिक कर दिए तो आपका जो है यहाँ पर आप उस पर जो है आपका यहाँ पर पूरा डेटा जो है उसके पास चला गया, जो आपके पास लिंक सेंड किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए DDoS, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है, नेटवर्क को बंद करने के लिए जो है भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजना। जैसे क्या होता है ना, आप लोग यहाँ पर जो है अभी रिसेंटली में बोट अटैक का नाम सुने होंगे, ठीक है। ये हमारा जो क्या होता है कि मैक्सिमम यहाँ पर जो क्या होगा, ट्रैफिक को भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सर्वर जो है उतना लोड नहीं उठाएगा, तो हमारा सर्वर जो है क्रैश हो सकता है, हमारा नेटवर्क बंद हो सकता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर हमारा मालवेयर हो जाएगा, तो वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, वर्म्स हो गया, ठीक है, का उपयोग जो है करके सिस्टम को संक्रमित करना, ठीक है, वायरस भेज देगा, ट्रोजन भेज देगा, वर्म भेज देगा, ये सब क्या है, हमारा मालवेयर है, ये हमारे सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, हमारे पास जो है एक और 4th नंबर पे है कि मैन इन द मिडिल, ठीक है, MITM यहाँ पर बोला जाता है। इसमें है हमारा कि संचार को इंटरसेप्ट करके डेटा चुराना, मतलब यहाँ पर मिडिल में ही, जैसे आप लोग यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेज भेजे कि यहाँ पर जो है सर मुझे जो है कंप्यूटर का नोट्स चाहिए, यहाँ पर आपका मिडिल में ही जो है यहाँ पर कंप्यूटर का जो कंप्यूटर लिखा हुआ है वो मिटा दिया गया, और फिर हमारे पास यहाँ पर डेटा आया केवल हाई, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर कहाँ गया, यहाँ पर चोरी हो गया बीच में से ही, ठीक है। तो ये मैन इन द मिडिल, यहाँ पर MITM यहाँ पर बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 7 नंबर में ये कहता है कि HTTP और HTTPS में क्या अंतर है। तो आप लोग को बता दिए कि HTTP जो यहाँ पर सिक्योर नहीं है, ये, ठीक है, डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता, लेकिन जो है हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो है ये डेटा को इनक्रिप्ट करता है। यहाँ पर HTTP जो है वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर HTTPS जो है सुरक्षित वेब ब्राउजिंग और ऑनलाइन लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो है सुरक्षित है, ठीक है, ये सुरक्षित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी हमारा होता है ऑनलाइन, ओके। यहाँ पर जो URL जो होगा URL, ठीक है, यहाँ पर HTTP इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर देखिए HTTPS में जो है हमारा S लगा हुआ होता है, ये सिक्योर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को पता चल गया होगा। और उसके बाद अगला देखिए, कम सुरक्षित होता है हमारा HTTP जो होता है HTTP, ठीक है, ये हमारा क्या है, कम सुरक्षित है, लेकिन हमारा जो HTTPS है वो हमारा अधिक सुरक्षित है, ज्यादा जो है हमारा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा सिक्योर है। नाउ हमारे पास 8 नंबर सवाल है, ये कहता है कि नेटवर्क एड्रेस जो है ट्रांसलेशन NAT क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो क्या है, तो ये एक तकनीक है जो निजी नेटवर्क में कई डिवाइसेस को एक ही पब्लिक IP एड्रेस, मतलब एक ही IP एड्रेस के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्शन करने की अनुमति देता है, ठीक है। ये हमारा नेट होगा, ठीक है, नेट बोलते हैं इसको। तो ये टेक्निक है हमारा, अलाउ करेगा मल्टीपल डिवाइस को जो है प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा यूज ऑफ NAT, ठीक है, यूज ऑफ NAT जो होता है वो क्या होता है, IP एड्रेस की बचत करना, ठीक है, जो हमारा IP एड्रेस होता है उसको बचत करेंगे। नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाना, ठीक है, नेटवर्क की सुरक्षा जो है बढ़ा देंगे हम लोग। पब्लिक IP एड्रेस की आवश्यकता को कम करना, ठीक है, जो पब्लिक IP एड्रेस है उसको उसकी आवश्यकता नहीं होगी हमें, वो कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हमारा 9 नंबर में ये डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS क्या होता है, DNS के बारे में आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को DNS के बारे में बताया गया है कि DNS जो है एक सेवा है जो डोमेन नाम जैसे google.com को IP एड्रेस जो है प्रदान किया जाता है, कि हमारा जो है IP एड्रेस यहाँ पर DNS जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो है google.com जब सर्च करते हैं, ठीक है, या फिर हमारा जो वेबसाइट को सर्च किया जाता है, लाइक मेरा वेबसाइट का नाम है फॉर स्टडी पावर, तो आप लोग यहाँ पर जो है सर्च करेंगे forstudypower.com, तो ये जो है हमारे पास जहां पर भी होगा, कौन से जो है हमारे IP एड्रेस पे होगा वो वहां पर जाएगा, फेच करेगा, देन आपके पास जो है रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर DNS इज अ सर्विस दैट ट्रांसलेट्स डोमेन नेम इनटू जो है यहाँ पर IP एड्रेस, जो हमारा डोमेन नेम होता है उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करके आपको जो है IP एड्रेस पर जो है जाता है और फेच करके डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है एक नंबर भी ये कहता है कि यूज ऑफ DNS डोमेन नाम को याद रखना और आसान बनाता है, ठीक है। डोमेन नेम को जो है याद रखेगा और ये आसान बनाएगा आपके
आपके लिए, तो आप जो है फॉर स्टडी पावर लिखेंगे तो आपके सामने जो है वो वेबसाइट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये कहता है कि इंटरनेट पर वेबसाइट्स को एक्सेस करने में मदद करता है। इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट्स आपके अवेलेबल होंगे, ठीक है, जहां पर आपको डेटा खोजना होगा, वो वेबसाइट्स आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए 10th नंबर में ये है आपका यहाँ पर, हाँ जी, कहता है कि मैक एड्रेस के बारे में अभी बताए थे ना आप लोगों को कि मैक एड्रेस चेंज नहीं होता। ठीक है, मैक एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, आइडेंटिटी जो फायर होता है, जो कि नेटवर्क डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस यानी कार्ड एएनआईसी, जो हमारे कार्ड लगे होते हैं हमारे सिस्टम में, वो जो है असाइन किया जाता है। ठीक है, ये असाइन किया जाता है हमारे जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो असाइन कर देते हैं यहाँ पर मैक एड्रेस। देन यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ये कहता है कि ये जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये जो है यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू डिवाइसेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि एनआईसी होता है, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार का जो एग्जांपल होता है आपका यहाँ पर। ठीक है, मैक एड्रेस का आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका ये जो है क्लास खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जम करके शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को हेल्प चाहिए तो ये नंबर को आप लोग नोट कर लेंगे, 7667671300। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। आप लोग को ऐप के बारे में बताया गया, ऐप का नाम है प्यारे बच्चों 4 क्लास फ्लेयर। ठीक है, 4 क्लास फ्लेयर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जो है इस पे जा करके अपना नोट्स, ये जो पीडीएफ है आप लोग को वहीं पर मिलेगा, आप लोग नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। उससे पहले आप सभी बच्चे को ऑल द बेस्ट, आप सभी बच्चे बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। आप लोग जो है अपना क्वेश्चन पेपर इसी नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, उसका आंसर की आप लोगों तक जो है पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, आंसर की आप लोग को जो है मिल जाएगा, तो सारे बच्चे इस नंबर को नोट कर लेंगे और व्हाट्सएप में अपना जो है जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसका पीडीएफ बना करके या फिर बढ़िया से एकदम क्लियर फोटो खींच करके आप लोग मुझे जो इसी नंबर पे भेज देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में, थैंक यू सो मच।